हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BSOG 173 के ब्लॉक 2 यूनिट 6। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इतना बताया गया है कि ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो लाया गया था अमेरिकन सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक हिस्टोरियन इमैनुअल वेलस्टेन के थ्रू। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेजर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस की कि किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस हुई है, तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना, वो से इसलिए लाया गया था ताकि हम मॉडर्नाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को उसके अपोजिट में बात कर सके, मतलब उसके खिलाफ में। मतलब काइंड ऑफ हम ये बोल रहे हैं इस थ्योरी के थ्रू कि जो मॉडर्नाइजेशन अप्रोच है या फिर जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो गलत है डेवलपमेंट को लेके। हमें वो पार्ट फॉलो नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारा ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलपमेंट को लेके। तो हम अगर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करें तो वो इन्फ्लुएंस है मार्क्सिस्ट के ट्रेडिशन से, जो कि सपोर्ट करता है डिपेंडेंसी थ्योरी को। जहाँ पे हमें ओब्वियसली ये बताया गया था कि डिपेंडेंसी थ्योरी मतलब ये है कि हमारी जो लोअर कंट्रीज़ होती है, जो पेरीफेरी सेक्शन में या फिर सेमी पेरीफेरी सेक्शन में आती है, वो इन्फ्लुएंस होती है कोर सेक्शन से, जो कि बिल्कुल गलत है कि हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा मिलता है और हम लॉस में जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये बताया गया है। और अगर हम बात करें तो ये जो दो चीज़ें ना, जो मेन कन्फ्लिक्ट है डोमिनेंट और डोमिनेटेड, मतलब जो डोमिनेंट है मतलब जो हमें डोमिनेट कर रहा है, और जो लोग डोमिनेट हो रहे हैं मतलब कोर एंड द पेरीफेरी कंट्री। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो अ क्रिटिक टू द मॉडर्नाइजेशन पैराडिज्म ऑफ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थ्योरी एंड बियॉन्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें ना तो वेलरस्टेन ना डिपेंडेंसी थ्योरी के सिमिलर को सपोर्ट करते हैं, मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। और वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन पैराडिज्म है, मतलब जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, वो ऑफर करता है एक सिंगल या फिर यूनिवर्सल पार्ट, मतलब किसी भी इवोल्यूशन, किसी भी चेंज का एक यूनिवर्सल या फिर सिंगल पार्ट ही वो फॉलो करता है। जहाँ पे हम कैपिटलिज्म को तो सपोर्ट करते हैं, बट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है ये। ऑप्टिमिस्टिक मतलब वन साइडेड, जहाँ पे हम सिर्फ एक का फ़ायदा देख रहे हैं, बाकी का कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है हम वो सारी चीज़ें नहीं देख रहे, उसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उन्हें फेस करना पड़ता है, वो पीछे रह जाते हैं अपने पुराने स्टेज में जहाँ पे हिस्ट्री में थे कि बहुत ही पिछड़े रह जाते हैं, वहाँ पे पॉवर्टी होती है, वो ओब्वियसली बैकवर्ड होते हैं, उनकी इकनॉमी आगे नहीं बढ़ती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, इस चीज़ को वो क्वेश्चन करते हैं हमारे वेलरस्टेन सर, जो कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की, तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है पूरे देश की, उसकी दो सेपरेट इकनॉमी होती है। अगर हम बात करें तो एक जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है ना, मतलब ओके, जिसमें ना हमारे मतलब जो दो सेपरेट इकनॉमी होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मतलब चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या फिर डेवलप्ड कंट्रीज हो, उनकी अलग स्ट्रक्चर, उनकी हिस्ट्री होती है। ओब्वियसली उनका प्रोडक्शन प्रोसेस, उनके थिंकिंग प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो ये जो सेपरेट पार्ट्स होता है या फिर ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है, वो अलग अलग स्टेज पे ना एक कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को प्रमोट करती है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो रैदर देन कि हम इस चीज़ को, मतलब इस प्रॉब्लम को, जो हमारा ये कोर और पेरिफेरी के बीच का जो ये डिफरेंस है, अगर हम इसको रैदर कि हम इसको डोमेस्टिक स्टोरी की तरह देखें, बेटर होगा अगर हम इस चीज़ को एक ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं, जहाँ पे हम लोकल या फिर जो नेशनल डेवलपमेंट है उसकी बात करते हैं। मतलब हम पहले अपनी कंट्री में ध्यान देंगे कि वहाँ का नेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हम कितना लोकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अंदर हमारी ही कंट्रीज़ में कितनी सारी चीज़ें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमारी रूल्स वगैरह लो को टाइटन अप कर सकते हैं ताकि जस्टिस मिले लोगों को, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे इंस्पिरेशन की बात करें तो जो फर्डिनेंड ब्रोडेल, इनका ये मानना है कि जो वेलरस्टेन है, ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ये बोला कि ये जो पैटर्न होता है ना, जो लॉन्ग टर्म पैटर्न हम स्पेशली देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में है, काम धीरे धीरे हो रहा है लेकिन हम लॉन्ग टर्म में अचीव कर रहे हैं। तो इन्होंने इसके ऑपोजिट ये बोला कि हमें फोकस करना चाहिए शॉर्ट स्पैम में, जो कि ट्रेडिशनल हिस्ट्री है हमारा, कि हम
थोड़े थोड़े पीरियड के लिए कुछ करें, लाइक हम सोच के रख रहे हैं कि अगले 5 दिनों में हमें ये करना है, फिर अगले 5 दिनों में हमें वो चीज़ें अचीव कर लेनी है, मतलब छोटे छोटे पीरियड में, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो ये था इस टॉपिक में। अब आते हैं की कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले है कि वॉल सिस्टम होता क्या है। तो वेलरसेन डिफाइन करते हैं कि वॉल सिस्टम ना एक बहुत ही ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक यूनिट होती है, जिसमें एक सिंगल डिवीजन ऑफ लेबर होगा, एक डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि सारे मेंबर को, जो भी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, उन सारे मेंबर्स को बाइंड करके रखती है। ठीक है, एक मतलब खुद में। और अगर हम ना, इन्होंने इसके बिल्कुल ऑपोजिट है मिनी सिस्टम। अगर हम मिनी सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे भी सिंगल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जस्ट सेम एज द वर्ल्ड सिस्टम, लेकिन इनका बहुत ही यूनिफाइड कल्चर होता है। मतलब लाइक आप अगर एग्जांपल लो ना, जो हंटर गैदरर्स का जो सोसाइटी था, या फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटी हम फोकस करें, जहाँ पे कोई इकोनॉमिक इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता, हम फोकस ही नहीं करते इकोनॉमिक पे, हमें बस खाना है, जीना है, और बस हो गया हमारा कहानी, हमें बिल्कुल अलग से पैसे नहीं चाहिए, हमें कोई रूल नहीं चाहिए, एंड ऑल वाला। ठीक है, तो वो आता है मिनी सोसाइटी के अंदर में। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट में अगर हम वर्ल्ड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है इकोनॉमिक नेटवर्क का, रिलेशनशिप होता है अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्री पे हर कंट्रीज़ के साथ, इवन सोसाइटीज़ के अलग कनेक्शन होते हैं। और इस वर्ल्ड सिस्टम को ना दो तरीके से हम मतलब दो तरीके के फोकस कर सकते हैं। वन इज़ वर्ल्ड एम्पायर एंड दूसरा है वर्ल्ड इकनॉमी। अब अगर हम वर्ल्ड एम्पायर की बात करें तो ये एक लार्ज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे एक पॉलिटिकल सेंटर होगा, एक ही पॉलिटिकल सेंटर है, और वो डोमिनेट कर रही है सारे को। फॉर एग्ज़ाम्पल रोमन एम्पायर जो हमारे एंसेंट के टाइम में थे, इवन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर जो रूल कर रहे थे ना, ओब्वियसली ब्रिटिश एम्पायर अगर मॉडर्न पीरियड का एग्जांपल ले रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी थी, जो कि सारी कंट्रीज, चाहे वो कोर है या फिर पेरीफेरी है या सेमी पेरीफेरी, वो सारे को रूल करते थे। तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड एम्पायर। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड इकनॉमी की, जो कि हमारा वर्ल्ड व्यू को भी सपोर्ट करता है, तो वो ये है कि इसमें मल्टीपल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग लीडर्स होंगे और कल्चर्स भी होंगे। और इस चीज़ को ना वलरसन बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, या फिर उनका मानना है कि ये सिस्टम सबसे ज़्यादा सही है, बिकॉज हर कंट्रीज़ का एक अलग हिस्ट्री होता है, उसके अकॉर्डिंग, वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग, वहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होना चाहिए। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट या नेटवर्क का होता है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और नॉट ओनली कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है हमेशा, इकोनॉमी और पॉलिटिकल ये हैंड इन हैंड जाता है। हम कभी भी इसको अकेले नहीं छोड़ सकते कि आप सिर्फ पॉलिटिकल पे ध्यान दे रहे हो, इकोनॉमी पे नहीं, या फिर आप सिर्फ इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हो, पॉलिटिकल पे नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था इसके अंदर। अब आते हैं कोर, पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ पे। तो अगर हम पूरे इंटरनेशनल डिवीज़न की बात करें ना, तो उसको डिवाइड किया गया है 4 जोन में, 4 कैटेगरी में। दैट इज़ कोर कंट्रीज़, दूसरा है पेरीफेरी, तीसरा है सेमी पेरीफेरी, और चौथा एक्सटर्नल एरियाज़। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कोर कंट्रीज़ की, तो ये इनको ना सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली या मिलिट्री पावरफुल माना जाता है। इनकी इकनॉमी भी बहुत ही पावरफुल है, बहुत हाई लेवल पे होती है, इनकी मिलिट्री भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी पावरफुल होती है। इनफैक्ट ज़्यादातर ये अलग कंट्रीज़ पे, मतलब बाकी कंट्रीज़ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डोमिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनके पास हाईली इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, क्योंकि तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती है इनके पास, इनकी प्रोडक्शन हाई लेवल पे होती है, इनका जो लेबर फोर्स है ना वो भी काफ़ी स्किल्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जैसे होते हैं ना कि लाइक पढ़े लिखे नहीं होते, वैसे वहाँ पे काफ़ी स्किल्ड होते हैं, मतलब जो भी लेबर होते हैं। इवन उनका जो मैन्युफैक्चर गुड होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं रैदर देन रॉ मटेरियल्स। अगर हम पेरीफेरी सेक्शन की बात करते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, बट मैं एक लाइन में बता देती हूँ, वहाँ पे जो लेबर होते हैं एक तो अनस्किल्ड होते हैं, और ज़्यादातर वो जो एक्सपोर्ट करते हैं ना वो रॉ मटेरियल्स होता है, मैन्युफैक्चर गुड्स बहुत ही कम करते हैं। मतलब सेमी पेरीफेरी वाले तो कर भी लेते हैं, बट पेरीफेरी वाले नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि यहाँ पे ये रॉ मटेरियल नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर गुड को प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा। इनका कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है, कैपिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट क्लास होती है, और इनका कंट्रोल होता है पूरा इंटरनेशनल कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये है कोर कंट्रीज़। अब आते हैं पेरीफेरी कंट्रीज़ पे। तो पेरीफेरी कंट्रीज़ को नॉर्मली ऐसे कंट्रीज़ माना जाता था जो या तो
जो इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री मार्जिनलाइज होती है, मतलब गरीब होते कंट्रीज़ जहाँ पे इकनॉमी भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल बहुत वीक है, एंड इनकी मिलिट्री पावर भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इनके यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत कम आपको मिलेंगे ना, इनका जो प्रोडक्शन का मीन्स होता है ना कि किस तरीके से प्रोड्यूस करना है किसी भी चीज़ को, वो बहुत कम होता है। एंड ऑल्सो अगर आप देखो तो अनस्किल्ड लेबर होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, इनका लेबर फोर्स बहुत अनस्किल्ड है। और ये एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता है कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये कैश क्रॉप को ओब्वियसली प्रोड्यूस करते हैं। कैश क्रॉप इन द सेंस कि जहाँ से पैसे आते हैं, जिस क्रॉप को बेच के ओब्वियसली आप प्रोड्यूस करते हो ना, जैसे शुगर केन आप करते हो तो उससे शुगर बनते हैं, वो कैश क्रॉप हो गया, ठीक है, क्योंकि उससे पैसे आ रहे हैं आपको। और इनका जो सोशल इनइक्वलिटी इनके यहाँ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। इवन पॉवर्टी भी आप देखो तो बहुत हाई लेवल पॉवर्टी ये फेस करते हैं, इनइक्वलिटी, ये सारी प्रॉब्लम। अब आते हैं सेमी पेरीफेरी कंट्री पे, तो इनको आप बीच का मान सकते हो, जो पेरीफेरी और कोर के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं, वो बफर जोन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो सेमी पेरीफेरल कंट्री नॉर्मली वो होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी होती है, और इनको डेवलपिंग कंट्रीज़ मानते हैं, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं, वो बैलेंस होते दोनों का। हावेवर अगर हम देखें तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों करते हैं नॉर्मली। लाइक अगर एक्सपोर्ट करना है तो हम पेरीफेरी कंट्रीज़ को ज़्यादा करते हैं, एंड अगर एक्सपोर्ट कर इम्पोर्ट करना है तो हम कोर से डायरेक्टली इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें हम कर रहे होते हैं, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों है, और हम एक बफर जोन की तरह काम कर रहे होते हैं दोनों के बीच में, ताकि वो बैलेंस इम्प्लीमेंट हो सके। आप एग्ज़ाम्पल इंडिया का ले सकते हैं। इंडिया का एग्ज़ाम्पल बेस्ट एग्ज़ाम्पल है अगर हम सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ की देखें, और अगर पेरीफेरी की बात करें तो पाकिस्तान मेरे दिमाग में फ़िलहाल वही आ रहा है। और अगर हम कोर कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका, यूएसए, रशिया, ये सारे नहीं, रशिया नहीं आएगा, सॉरी, रशिया चौथे वाले सेक्शन में आएगा। आप यूएसए को ले सकते हो, ठीक है। चाइना को भी ले, नहीं, चाइना इज़ स्टिल अ डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, हाँ वो भी डेवलपिंग में आएगा। ओके वट एवर। अभी आते हैं नेक्स्ट वाला जो लास्ट है, वो है एक्सटर्नल एरियाज़। अब एक्सटर्नल एरियाज़ का मतलब है ना, ऐसी कैपिटलिस्ट इकनॉमी हो गई है जहाँ पे हम कैपिटलिज्म को ना बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इनका इंटरनल कॉमर्स में सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, पकड़ होता है, या फिर आप बोल सकते हैं वो उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। लाइक रशिया, जो कि बहुत अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें तब तक रशिया इस कैटेगरी के अंदर में आता था, बिकॉज वो ज़्यादा ना ही एक्सपोर्ट करता है ना ही इम्पोर्ट, मतलब वो करता है बट वो लेवल बहुत कम होता है। वो सबसे ज़्यादा इंटरनल कॉमर्स में बिलीव करते हैं और उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब इसके ना 3 फेज होते हैं जो हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला पीरियड है हमारा यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का पीरियड, जो कि 16वीं सेंचुरी और उससे पहले का था, जहाँ पे हम एक्सचेंज, जो हमारा एक्सचेंज होता था ना किसी भी चीज़ का, जो भी रूडिमेंट्री लाइक पैसे दे के सामान लेने, जो भी हमारा एक्सचेंज होता था ना, वो कोर और पेरीफेरी के बीच में होता था, जहाँ पे कोर कंट्रीज़ पेरीफेरी कंट्रीज से एक्सट्रैक्ट कर लेती थी चीज़ें, और तब उसी को प्रोसेस करके फिर उन्हें महंगे दामों में बेचती थी। और उसके बाद जो दूसरा पीरियड है वो है हमारा 18वीं सेंचुरी का पीरियड, जहाँ पे ब्रिटेन इमर्ज हुआ था ओब्वियसली, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं, जहाँ पे उन्होंने नेदरलैंड, जो उनका बहुत ही कोर आउटस्टिंग था, उसको उन्होंने निकाल के सबसे ज़्यादा उन्होंने जो फोकस दिया था वो था कॉमर्शियल प्राइमेसी पे, ठीक है। और अगर हम थर्ड फेज़ की बात करें जो कि अर्ली 19वीं सेंचुरी है, तो वो ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल को ज़्यादा फोकस किया था रैदर देन एग्रीकल्चर। मतलब हमने एग्रीकल्चर को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ के इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया था, ताकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़ भी बोलते हैं ना कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। ये यूरोप की बात हो रही है नॉर्मली। तो ये सारी चीज़ें थी। और अगर जो लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें क्रिटिसिज्म एंड इवोल्यूशन, तो आप ये पूरे पॉइंट्स को ना टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, वहाँ पे दिया हुआ है। बिकॉज इसमें मैं लिखूँगी तो वो सेम चीज़ें लिखूँगी ना, तो इसलिए आप बुक से भी पढ़ सकते हो। बट हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको लेके, बट आप बोलोगे कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ओके वेट, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके,
तो आता है क्रिटिसिज्म एंड इवोल्यूशन पे। तो जो सबसे पहली पॉइंट है क्रिटिसिज्म का वो ये है कि जो हमारी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना उसको यूरोसेंट्रिक अप्रोच माना जाता है। उसको इस बेसिस पे क्वेश्चन किया गया है वो ये बोल के कि आप ना बस ओरिजिन या फिर आप बस वर्ल्ड एक पूरे वर्ल्ड में ना बस यूरोप को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप उसके ही अकॉर्डिंग चल रहे हो, मतलब उसके राउंड एंड राउंड की यूरोप के टाइम पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सारी चीज़ें मतलब हम उसी टाइम के कैपिटलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, हम यूरोप के एक्सपेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी थ्योरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, उनका सेंटर स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म या फिर उनके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ऐसा है ना कि कई सारे थ्योरीज ये क्लेम करती है कि वो यूरोप नहीं जब बल्कि वो चाइना था जो एक कोर का रोल प्ले कर रहा था, और उसकी जो एफ्रो यूरेशियन या फिर एक्सटेंडेड जो वर्ल्ड सिस्टम था ना वो काफ़ी लंबे समय तक था। मतलब लोगों को ये रियलाइज़ नहीं है, वैसे ये चीज़ें थ्योरी है, कुछ थ्योरीज ये बताती है कि वो चाइना था ना कि यूरोप। ओके, उनका ये मानना है ना कि चाइना ना बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि 18th सेंचुरी में थे उससे ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल था। इवन अगर हम 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में भी बात करें तो वो उस टाइम तक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट या फिर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर होल्ड करता था। और अगर हम बात करें जो 21st सेंचुरी में भी चाइना का राइज आप अभी देख सकते हो, राइट, अभी भी चाइना की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी सारी चीज़ें हैं। स्पेशली कोविड के पहले तक तो काफ़ी थी, कोविड के बाद तो चलो हमने क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया ना यूज़ करना, तो इसलिए वो चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं, बट नॉट दैट मच, उतना इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरी ये कि ये क्रिटिसिज्म है ना कि जो हमारी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना वो बस एक ही चीज़ पे फोकस करती है, वो बस इकोनॉमिक प्रोसेस पे तो फोकस कर रही है, बट वो कल्चरल चेंज को बिल्कुल इग्नोर कर रही है उस चीज़ को, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी कल्चरल चेंज भी बहुत मैटर करती है कि हम किस तरीके के सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये और थर्ड की अगर हम बात करें ना तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना वो कुछ ज़्यादा ही इंटरनल फैक्टर्स पे ध्यान दे रहा होता है। लाइक क्लास स्ट्रगल की आप बात कर सकते हो जिसमें चेंजेस आती हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना उनको वो ऐसे करते हैं कि लाइक उनको उनकी अकॉर्डिंग, ओके बहुत कन्फ्यूजन है यार, उनके अकॉर्डिंग जो इंटरनल फैक्टर है ना वो उस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि जो इंटरनल फैक्टर में जैसे क्लास स्ट्रगल हो सकता है बिकॉज वो इनसाइड ऑफ द कंट्री होता है ना, आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ये ना बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस करता है एक्सटर्नल फैक्टर को कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है वर्ल्ड इकनॉमी में मतलब जो कोर कंट्रीज़ हैं वो हमारे ऊपर अब प्रेशर डाल रही है हमेशा, लाइक वो उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं सबसे ज़्यादा रैदर देन कि वो डेवलप्ड कैसे कर सके खुद को। लाइक होता है ना हम खुद को बेटर बनाने से ज़्यादा ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमसे बेटर है वो हमें क्यों दबा रहे हैं, हम इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, हम खुद को बेटर नहीं कर रहे, ये वाला चीज़ है, ठीक है। जो फोर्थ है वो ये है कि जो हमारी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना ये हमेशा लाइक ये बोलती है ना कि जो अंडर डेवलप्ड है वो इसलिए अंडर डेवलप्ड है बिकॉज हमारी कोर कंट्रीज़ हम पे मतलब दबाव डालती है या फिर लाइक इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। बट ऐसा नहीं है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वो पहले से है, राइट, और उन्होंने खुद वो चीज़ें अचीव करी है। मतलब कहीं ना कहीं काइंड ऑफ हम कह सकते हैं मतलब भले ही इसमें हमें इफ़ेक्ट हो रही है बट अगर आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ ऑब्वियसली, प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना, ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, ओके तो जो फिफ्थ वाला ये है कि जैसे कि ग्लोबलाइजेशन जब से आया 1990s के बाद से तो वो इस व्यू को चैलेंज करता है कि जो हमारी कंट्री है वो आगे नहीं बढ़ सकती बिकॉज हमें पता है जब से ग्लोबलाइजेशन की फ़ेज़ आई है बहुत इजी हो गया है किसी भी कंट्री के लिए बाहर के कंट्रीज़ में रीच आउट करना ट्रेड के लिए। वो इम्पोर्ट कर सकते एक्सपोर्ट कर सकते, ये सारी चीज़ें पहले के टाइम पर बहुत टफ हुआ करती थी बट ग्लोबलाइजेशन के बाद ये चीज़ें ईजी हो गई है। सो अगर आप अपने आप को इतना मेनटेन करो एंड देन बाहर की कंट्रीज़ के साथ आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, बहुत इजी है। लाइक पहले के टाइम के आपको टैक्सेस भी बहुत लगते थे, आपको ट्रांसपोर्टेशन को वो सारी चीज़ें बहुत लगते थे, अभी तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो डैट इज़ आप ब्लेम नहीं कर सकते हो टोटली, इट ऑल्सो डिपेंड कि आप उसको किस तरीके से हैंडल अप कर रहे हो। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी वर्ल्ड थ्योरी है ना वो
इस चीज़ को कभी प्रूफ नहीं कर पाई है कि अगर सोशलिस्ट सोसाइटी को हम सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे हम सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बेस्ड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें एक्चुअल में डेवलपमेंट लाएगी या नहीं। आई मीन ये चीज़ों को वो बिल्कुल भी ध्यान में ही नहीं रख रही है। उनका मेन बस एक ही मोटिव है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है, मतलब जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उस चीज़ पे उन्होंने प्राइमरी फोकस रखा है कि ये अगर इंक्रीज़ होगी तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। जबकि उन्होंने ओब्वियसली आई थिंक एक कंट्री के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस के साथ साथ प्राइवेट ओन एंटरप्राइजेस भी होनी चाहिए। एक चीज़ें हम नहीं कर सकते, ना ही पूरा गवर्नमेंट ना ही पूरा प्राइवेटाइजेशन की ओर, ठीक है। तो ये था सारा क्रिटिसिज्म। अगर हम क्रिटिसिज्म के अलावा भी बात करें तो उसके अलावा हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जो हमारे वॉलरस्टीन की जो भी काम है जो उन्होंने किया है एक्चुअल में वर्ल्ड थ्योरी को लाके, ठीक है। अब उनका काम जो अगर हम देखें 1970s और 1980s में, तो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी फर्स्ट या सेकंड एंड थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, डोमिनेंस लेके आए कैपिटलिज्म का, इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें भी की है उनने। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो हमारे ट्रेडिशनल जो सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी ना पहले, कि बस मतलब हम प्राइवेट ओन एंटरप्राइजेस लेके नहीं आएंगे, कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो हमारी अनइक्वल रिलेशन थी सारे कंट्रीज़ में अक्रॉस द ग्लोब, अगर हम बात करें जो कोर पेरीफेरी सेमी पेरीफेरी इनके बीच का जो डिफरेंस था उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऑल्सो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंटली ग्लोबलाइजेशन को एज अ चैलेंज उन्होंने लिया है। तो ये सारी चीज़ों को भी हम नहीं भूल सकते। ओब्वियसली हर किसी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे चैप्टर में, और हमारा पढ़ना भी। खैर इससे हमारा इसके बाद हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये पसंद आया हो, एंड आपको इसका नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।